हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स होता है किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो देख लिया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल और एक दूसरा एंगल होता है प्लेन एंगल, जो अभी तक हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, साइन थीटा कोस थीटा। उसमें जो एंगल थीटा होता है वो कौन सा होता है? प्लेन एंगल। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको समझने के लिए मैं डायग्राम से शो करता हूँ कि सपोज एक सर्किल है। इस सर्किल का सेंटर ये है O, ये पॉइंट है A और एक पॉइंट हो गया B। तो छोटी सी मैंने इसका एक टुकड़ा ले लिया AB। तो ये AB जो आर्क है ये यहाँ पे एंगल सबटेंड करेगा थीटा। इस एंगल को हम बोलते हैं प्लेन एंगल, क्योंकि सर्कल एक प्लेन में है। ये 2D कॉन्सेप्ट है, 2 डायमेंशन में। तो बोर्ड के प्लेन के अंदर ही हम बना रहे। थीटा यहाँ पे किस तरह से दिया जाता है? सपोज इस आर्क की लेंथ है L और इसकी रेडियस है R। तो यहाँ पे एंगल दिया जाएगा L/R। उसी तरह से अगर हम 3D में सोचें तो 3D में ये 2D में सर्कल है, तो 3D में क्या हो सकता है? एक स्फीयर हो सकता है, लेकिन 2D में बनाएंगे तो वो भी एक सर्कल जैसा ही दिखेगा। ये एक स्फीयर है, होलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर, कुछ भी ले सकते हैं। इसका सेंटर O ये हो गया। अब यहाँ पे सर्कल पे तो एक टुकड़ा, एक लाइन होगा, आर्क होगा, लेकिन इसका एक पार्ट क्या हो सकता है? एक एरिया हो सकता है सर्कुलर डिस्क का। जिस तरह से सपोज हमने एक जो स्फीयर है, स्फीयर में से इतना सा टुकड़ा कट कर लिया। अब इसके जो बाउंड्री पॉइंट्स है ये वाले, ये मिलके यहाँ पे इस ओरिजिन पे एंगल सबटेंड करेंगे। नॉर्मल अभी 2D में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यहाँ पे जो हम देखेंगे ये पीछे वाले पार्ट था। तो ये 3D में एक कोन शेप बनाएगा। तो वो कोन शेप किस तरह से बनेगा? ये कोन शेप इस तरह से बन जाएगा। ये एक सपोज किसी स्फीयर का पार्ट है, ये स्फीयर का पार्ट इतना सा टुकड़ा काट दिया और ये इसका सेंटर है स्फीयर का। तो इतना सा टुकड़ा जो है एरिया सरफेस, वो यहाँ पे इस तरह से कौन बनाएगा सर्कल पे। और इसका जो एंगल 3D में हमें इमेजिन करना है कि इसके अंदर कुछ एंगल हम मान सकते हैं 3D में, उसको क्या बोलूँगा मैं? सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे जो एंगल बनाएगा उसको इस तरह से डिनोट करा जाता है। ये सॉलिड एंगल हम किस तरह से देते हैं कि जैसे यहाँ पे इस एंगल को देने के लिए हमें इस आर्क की लेंथ और रेडियस की जरूरत थी। तो यहाँ पे रेडियस सपोज R मान लो, इसका एरिया कितना हो गया? S इज एरिया ऑफ दैट सर्कुलर डिस्क। तो ये एंगल हो गया एरिया S, एरिया ऑफ सरफेस विच इज सबटेंडिंग एंगल, डिवाइड बाई, अब यहाँ पे थीटा जो है लेंथ अपॉन लेंथ है। यहाँ पे एरिया लेंथ का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी लेंथ का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? R का स्क्वायर, तभी ये डायमेंशनलेस होगा। ये प्लेन एंगल हो जाता है और इसको बोलता हूँ सॉलिड एंगल। ये हो जाता है प्लेन एंगल। ये किस में दिया जाता है? रेडियन में। और ये किस में दिया जाता है? इसकी यूनिट है स्टेरेडियन, SR। इसको क्या? RAD। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ये 2D कॉन्सेप्ट है और इसी का 3D जो कॉन्सेप्ट होता है वो सॉलिड एंगल हो गया। अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे L लिया था वो क्या है? इस आर्क की लेंथ,
लेकिन अगर मैं इसका प्रोजेक्शन जैसे ए और बी पॉइंट को डायरेक्टली मिला दूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ए बी। तो ए बी क्या हो गया, इस आर्क का प्रोजेक्शन ही तो हो गया यहाँ पे, ए और बी का ये आर्क फॉर्म में हो या फिर ये इसका प्रोजेक्शन मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी। तो जितना एंगल ये आर्क सबटेंड करेगी उतनी ही तो ये स्ट्रेट लाइन शो करेगी, सबटेंड करेगी। क्यों? क्योंकि इनके जो एंड पॉइंट्स है वो सेम है। उसी तरह से 3D में यहाँ पे जो स्फीयर होगा, उस स्फीयर का पार्ट जो होगा वो एक बाउल शेप का होगा, जो कॉनकेव सरफेस होती है उस तरह से होगा, और उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, एक डिस्क होगा। तो हमने ये जो डिस्क ली है ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ एक्चुअल सरफेस। तो एक्चुअल सरफेस किस तरह से होगी, यहाँ पे स्फेरिकल होती है तो इस तरह से बाहर उभरी हुई होगी। तो ये डिस्क और ये लाइन यहाँ पे थीटा और ये सॉलिड एंगल सबटेंड कर रही है। अब ये लाइन जो है, अगर यहां से मैं रेडियल डायरेक्शन बनाऊं बाहर की तरफ, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है ये लाइन 90 डिग्री पे। इसी तरह से जब यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में जाता हूँ तो ये डिस्क जो है ये यहाँ पे 90 डिग्री पे है, यानी ये रेडियल डायरेक्शन होगी और डिस्क क्या हो गया, जैसे रेडियल डायरेक्शन बाहर जाएगी और डिस्क यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी, यानी इस रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो जब लाइन एलिमेंट और सरफेस एरिया रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है तब इस तरह से ये एंगल दिए जाते हैं। सपोज रेडियल डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल बना के अगर लाइन हो तो क्या होता है, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि क्या मॉडिफिकेशन होगा। तो नॉर्मली जैसे ये लाइन है ए बी, ये यहाँ पे थीटा एंगल सबटेंड करिए और ये रेडियल डायरेक्शन से 90 डिग्री एंगल पे है। तो इसकी लेंथ है एल ए बी की और ये रेडियस आर हो गई, तो थीटा ये हो गया 2D में एल अपॉन आर। अब अगर ये लेंथ कुछ अगर ऑब्लिक है, तो जैसे यहाँ पे लेंथ इस तरह से है, हमें इस पॉइंट पे देना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिला दिया और जो दूसरा पॉइंट है उसको भी मिला दिया। अब रेडियल डायरेक्शन यहाँ पे अगर हम बनाएंगे, रेडियल डायरेक्शन ये, तो ये इसके साथ 90 डिग्री एंगल नहीं बना रहा है, थीटा जो है 90 नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि रेडियल डायरेक्शन के साथ में कि 90 डिग्री पे हम ए बी ये परपेंडिकुलर वाली लेंथ लेनी है हमें। तो कैसे लेंगे कि अगर ये लाइन रेडियल डायरेक्शन का थीटा एंगल बनाती है तो परपेंडिकुलर जो लाइन सेगमेंट है उसके साथ में ये ओब्लिक वाला थीटा एंगल बनाएगा जितना ये। तो यहाँ पे सपोज इसको अल्फा बोल दिया क्योंकि थीटा हमने इसको ले लिया, तो ये अगर 20 डिग्री होगा तो ये भी 20 डिग्री होगा। तो इसकी लेंथ अगर एल है ऑब्लिक की, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ कितनी हो जाएगी, हमें यहाँ पे इस एंगल में ये लेंथ जो एल है ये क्या परपेंडिकुलर, ये वाली जो रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये एल है, ये अल्फा है, तो परपेंडिकुलर ये ए बी क्या हो जाएगा, एल कोस अल्फा। तो इस फॉर्मूले में हम अगर ऑब्लिक हो जाती है तो थीटा क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर लेंथ वो है एल कोस थीटा अपॉन रेडियस यहाँ पे जो आर है ये आर। तो इससे और इसमें डिफरेंस क्या आया, कोस थीटा आ गया। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन रेडियल डायरेक्शन एंड ऑब्लिक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ये हो गया, इसकी डायरेक्शन किस तरह से देते हैं, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनके। तो ये अल्फा एंगल हो गया यहाँ पे, सपोज यहाँ पे ये, सॉरी ये अल्फा एंगल लिया हमने।
लाइन का डायरेक्शन क्या होगी लाइन सेगमेंट की, इसके परपेंडिकुलर, जिस तरह से हमने एरिया में लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे ये 2D में हो गया प्लेन एंगल के लिए। अब 3D में हम करेंगे सॉलिड एंगल के लिए, कि अभी तक हमने ये सरफेस ये लिया था परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे एंगल बना था सॉलिड एंगल, ये R, और इसका एरिया कितना है, A एरिया बोल दिया मैंने। तो यहाँ पे ये सॉलिड एंगल दे दिया जाता है एरिया अपॉन R का स्क्वायर। ये एरिया कौन सा है यहाँ पे, इसके परपेंडिकुलर वाला 90 डिग्री पे जो है। लेकिन अगर एरिया ओब्लिक है, ओब्लिक किस तरह से हो सकता है, ये इस तरह से एरिया हो गया, तो इस एरिया का वेक्टर जो डायरेक्शन होगा वो कि इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ये एन कैप हो गया, और रेडियल डायरेक्शन ये होगी, तो रेडियल डायरेक्शन और एरिया जो ओब्लिक एरिया है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंगल अल्फा हो गया। तो ये ओब्लिक एरिया है, और ये एरिया कौन सा है, परपेंडिकुलरली, जो हम डायरेक्ट यहाँ पे इस फॉर्मूले में लेते हैं। ये ए क्या है, परपेंडिकुलर एरिया। तो यहाँ पे ओब्लिक और परपेंडिकुलर एरिया में भी अल्फा एंगल होगा। तो ये ए है इसका एरिया ओब्लिक का, तो ये परपेंडिकुलर एरिया कितना हो जाएगा, ए कोस अल्फा, ए परपेंडिकुलर इक्वल टू ए कोस अल्फा। तो यहाँ पे पाई कैसे रख देंगे, ए कोस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। इसको 3D में मैं इमेजिन करा के बताता हूं कि सपोज जैसे ये कोण लिया था हमने, यहाँ पे ये तो हो गया परपेंडिकुलर एरिया जो सर्कुलर डिस्क है, इसको यहाँ पे मैंने ढक दिया, तो इस कोण का परपेंडिकुलर एरिया ये हो गया। अगर ओब्लिक एरिया होता है इस तरह से, वो एंगल थीटा पे है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये अल्फा हो गया सपोज। तो यहाँ से जब हम देखेंगे कोन शेप से, तो ओब्लिक एरिया तो इस तरह से दिखने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब ये एंगल बना के होगा तो ये इस डिस्क के जितना ही दिखेगा। तो एक तरह से इस ओब्लिक एरिया का यहाँ पे थीटा एंगल पे होता है, तो यहाँ से देखने पे प्रोजेक्शन जो है वो इस तरह से डिस्क शेप में ही होगा। तो ये डिस्क क्या हो गया, इसका प्रोजेक्शन। इसी तरह से ये क्या हो गया, इस लाइन का प्रोजेक्शन। तो ओब्लिक वाली लेंथ या फिर ओब्लिक एरिया की कंडीशन में हम कोस अल्फा ले लेते हैं। तो ऊपर जो टर्म आती है ए कोस अल्फा, ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ओब्लिक एरिया। यहाँ पे एल कोस अल्फा, ये क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ एलिमेंट। तो आई होप कि ये सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब सॉलिड एंगल के बारे में 2-3 चीजें पढ़ते हैं। फर्स्ट, कोई भी आर्बिट्ररी 3D में शेप है इस तरह से ना, सपोज पॉलीथीन है, चारों तरफ से ढकी हुई है, अंदर एक पॉइंट है, तो 3D में ये क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर कोई पॉइंट पड़ा है कहीं पे भी आर्बिट्ररीली, इस तरह से ये ए पॉइंट है। मुझे देखना है, ये 3D में कॉन्सेप्ट जनरलाइज कर रहा हूं, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये क्लोज्ड जो सरफेस होगी 3D में, वो इस इंटरनल पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगी। तो यहाँ पे किस तरह से देखूंगा, सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इससे r डिस्टेंस पे एक r रेडियस का मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, एक होलो स्फीयर बना लिया। 3D में है, ड्रॉ हम 2D में ही कर पा रहे हैं, लेकिन इमेजिन हमें करना है 3D में। ये सरफेस भी 3D में इस तरह से आर्बिट्ररी, और ये सरफेस जो है ये परफेक्ट होलो स्फीयर है। तो मुझे देखना है कि जैसे यहाँ पे सरफेस इस तरह से कुछ हो जाती है, तो यहाँ पे ये पार्ट जो है सरफेस का एक्चुअल में यहाँ पे ये 3D में तो इस तरह से कोई एक सरफेस ही होगा,
ये इस पॉइंट ए पे कितना एरिया सबस्टेंड कर रहा है, तो क्या करूंगा, इसको यहाँ मीट करा दिया ए पॉइंट पे, और इस पॉइंट को यहाँ मीट करा दिया, तो ये ए पॉइंट हो गया। तो ये ओब्लिक एरिया का काम करेगा, क्योंकि आर्बिट्रेरी शेप है, तो क्योंकि रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होगी एन कैप और रेडियल डायरेक्शन होगी ये, तो दोनों के बीच में अल्फा एंगल है। ये एरिया कितना हो गया, डी ए एरिया हो गया, छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया डी ए। तो इसका प्रोजेक्शन कौन सा होगा, यहाँ पे ये होगा प्रोजेक्शन डिस्क, ये कितना हो गया, डी ए परपेंडिकुलर बोल दिया इसको मैंने। ये एंगल कितना सबस्टेंड कर रहा है, डी, इस तरह सॉलिड एंगल बना दिया मैंने कि डी ए एरिया जो ओब्लिक एरिया है वो इस पॉइंट पे सॉलिड एंगल यानी अभी जो कोन बना के बताया था उस तरह से 3D में ये इतना एंगल सबस्टेंड कर रहा है। तो ये एंगल कैसे दूंगा मैं, एंगल सबस्टेंडेड इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एरिया अपॉन, यहां से सपोज इसकी रेडियस r मैंने बोल दी थी, तो अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया थोड़ा सा इस छोटे से एरिया एलिमेंट की वजह से जो एंगल बना वो। अब इस तरह से ये भी एक सरफेस होगा, यहाँ पर भी एक सरफेस हो गया, इस तरह से भी एक सरफेस हो गया, ये बहुत सारे ओब्लिक सरफेस हो जाएंगी। तो इन सब की वजह से जब इंटीग्रेट करूंगा तो सारे पूरा जो 3D में एक सरफेस है वो कितना एरिया सबस्टेंड, कितना सॉलिड एंगल सबस्टेंड करेगी वो कैसे देखेंगे। टोटल एंगल सबस्टेंडेड, ये पॉइंट क्या है इंटरनल, कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल सॉलिड एंगल्स, तो ये कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए परपेंडिकुलर अपॉन आर स्क्वायर। तो इन सब के लिए इस तरह से ये हो जाएगा, इसका जो है प्रोजेक्शन ये हो जाएगा, इसका प्रोजेक्शन ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे एरिया परपेंडिकुलर हो जाता है। आर क्या है, इन सारे पॉइंट्स के लिए आर रेडियस है वो कांस्टेंट होगा, तो आर कांस्टेंट है तो बाहर आ गया 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, डी ए परपेंडिकुलर, डी ए परपेंडिकुलर यानी कि इस जो इमेजिनरी होलो स्फीयर है उसका एरिया, ये कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से मैंने देख लिया कि पाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे एरिया का इंटीग्रेशन हो जाएगा पूरा कंप्लीट, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हो जाएगा, तो एंगल कितना हो गया 4 पाई। तो कोई भी आर्बिट्ररी 3D में क्लोज्ड सरफेस जो होती है वो किसी इंटरनल पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल सबस्टेंड करती है 4 पाई, यूनिट क्या देंगे स्टेरेडियन। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा यही था कि एनी क्लोज्ड सरफेस सबस्टेंड्स सॉलिड एंगल ऑफ 4 पाई स्टेरेडियन एट एन इंटरनल पॉइंट। अब इसी तरह से हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे देखते हैं। तो सपोज जिस तरह से ये बॉल शेप का कुछ सरफेस हो गया, ये पॉइंट है ए पॉइंट यहाँ पे। तो अभी हमने इतना ही बनाया, जैसे ये हमें 3D में बनाना है कि इस 3D में एक स्फीयर है, क्लोज्ड सरफेस है, कुछ आर्बिट्ररी शेप का भी ले सकते हैं हम, और इसके आउटसाइड में एक पॉइंट है ए, इस पे ये सरफेस क्लोज्ड सरफेस कितना सॉलिड एंगल सबस्टेंड करेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एक एलिमेंट, सपोज एलिमेंट लेते हैं यहाँ पे, ये एलिमेंट हो गया कटोरा शेप या फिर बॉल शेप का। तो ये कितना एंगल सबस्टेंड कर रहा है, कैसे करेंगे कि यहाँ पे ये एरिया प्रोजेक्टेड ये हो गया बॉल शेप का, प्रोजेक्टेड एरिया हो गया डिस्क, जो भी डिस्क बताई थी, उस डिस्क के एक्सटर्नल पॉइंट जो है उसको यहाँ पे मिला दो, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स।
तो ये कौन शेप बना देगा। यहाँ पे ये एंगल हो गया डी, ये सपोज इसको हमने सॉलिड एंगल बोल दिया, लेकिन ये ओपन सरफेस है। अब अगर मैं डिस्क को और बढ़ाता गया, इसको यहां तक बढ़ा दिया, इसको यहां तक बढ़ा दिया, तो अब कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है। अब एंगल सब्सटेंड करेगा ये यहाँ पे इतना। अब इसको और बढ़ा दिया, क्यों, मुझे क्लोज करना है, तो अब एंगल कितना हो जाएगा, इतना सा हो गया, कौन छोटा होता जाएगा। अब इसको पूरा बंद कर दूंगा इस तरह से, तो ये कम होता होता जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से मैं ये मान सकता हूं कि अगर कोई 3D में क्लोज्ड सरफेस इस तरह से कुछ भी है, वो एक्सटर्नल पॉइंट ए है, इस पे कितना एरिया सब्सटेंड कर रही है, कितना सॉरी सॉलिड एंगल सब्सटेंड हो रहा है यहाँ पे 0 स्टेरेडियन। तो यहाँ पे हम दो कंक्लूजन लिख सकते हैं। ए क्लोज्ड सरफेस, सरफेस से मतलब 3D में, सबटेंड्स एंगल 4 पाई स्टेरेडियन एट अ इंटरनल पॉइंट। दूसरा रिजल्ट क्या लिख दिया, ए क्लोज्ड सरफेस कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, 0 8 एक्सटर्नल पॉइंट। ये दो रिजल्ट हमारे आगे जब गॉस लॉ अच्छे से पढ़ेंगे तब काम आएगा, तो इन दोनों को याद रखना है। अब कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं कि सॉलिड एंगल किस तरह से होगा। सपोज यहाँ पे एक यहाँ पे ये 20 सेंटीमीटर इस तरह से कोई एक स्क्वायर शेप की प्लेट पड़ी है, और इस प्लेन के जस्ट ऊपर, जैसे ये इसका सेंटर है, यहां से इतने ये डिस्टेंस कितना है 7, सपोज ये हो गया 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे पॉइंट पी है, जस्ट बीच में है, इसका जो सेंटर है इसके ऊपर 10 सेंटीमीटर पॉइंट पी है। हमें बताना है कि ये स्क्वायर शेप की जो प्लेट है वो इस पॉइंट पी पे कितना सॉलिड एंगल सब्सटेंड करेगी। तो सॉलिड एंगल हमें देखना है तो 2D से नहीं, हमें 3D में जनरलाइज करना पड़ेगा, 3D में इमेजिन करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो एक, इन सबको मिलाऊंगा तो ये एक कोन तो नहीं बनाएगा, लेकिन इस तरह से हमें देखना है कि इस पे टोटल हमें पता है कि अगर मैं इसको किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर मान लूं तो टोटल एंगल 4 पाई है। तो उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें इसको करना है। अगर कोई डिस्क होती तो एरिया हमें दे रखा होता तो हम निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर शेप है। तो क्लोज्ड सरफेस बनाने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से जो ये सरफेस हो गई हमारी एक, इस तरह से 6 अगर सरफेस मान ले टोटल तो एक क्यूब बन जाएगा। इसकी साइड 20 है तो 20 सेंटीमीटर साइड का इस तरह से मैंने इसको एक क्यूब बना लिया। तो ये सरफेस ये है सपोज नीचे वाली 20 सेंटीमीटर हो गया 20 सेंटीमीटर, और इसके सेंटर से यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ऊपर पॉइंट पी है। तो पॉइंट पी क्या हो गया, इस क्यूब का सेंटर हो गया। अब हमें पता है कि इस तरह की 6 सरफेस बनेगी, नीचे वाली 1 2 3 4 5 और पीछे वाली 6, टोटल 6 सरफेसेस है। तो टोटल
6 सरफेसेस कितना एंगल सब्सटेंड कर रही है? 4 पाई स्टेरेडियन, क्योंकि ये अब इस सरफेस से इस सरफेस का ज्योमेट्री कुछ भी हो सकती है, क्यूब शेप में हो सकती है या फिर कुछ आर्बिट्रेरी कुछ शेप हो सकता है या फिर कुछ होलो स्फीयर, इस तरह से ज्योमेट्री कुछ भी हो, लेकिन इंटरनल पॉइंट है और ये क्लोज्ड सरफेस हो गया, तो यहाँ पे टोटल एंगल 4 पाई स्टेरेडियन होगा। तो ज्योमेट्री हम इसमें सिमेट्री से देख सकते हैं कि इन 6 का कंट्रीब्यूशन जो है वो सेम रहना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट इन सारी 6 सरफेसेस के लिए आइडेंटिकल है, किसी से भी ज्यादा पास किसी से दूर इस तरह से नहीं है। तो एक सरफेस से कितना होगा एंगल subtended by one surface इक्वल टू टोटल एंगल 4 पाई, टोटल सरफेस 6, तो ये हो गया 2 पाई बाई 3 स्टेरेडियन। तो इस तरह से क्वेश्चंस को करना होता है कि इसको एक क्लोज्ड सरफेस में मानना होता है। क्लोज्ड सरफेस इस तरह से लेते हैं कि सारी सरफेस जो है सिमेट्रिकली होना चाहिए और ये पॉइंट है वो इन सब के लिए इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, ये क्यूब है, इस क्यूब का ये एक कॉर्नर है ए। हमें बताना है कि इस क्यूब, ये जो क्यूब है ये इस कॉर्नर पे कितना सॉलिड एंगल बना रहा है। तो सॉलिड एंगल किस तरह से होगा हम देखेंगे कि अगर 3 सरफेसेस इस तरह से ले लूं मैं, जैसे ये डस्टर ये हो गया, तो पॉइंट यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये ए पॉइंट है, तो इसके सामने ओपन स्पेस कितना आ रहा है, इस तरह से आएगा एक जो आगे वाला ओपन स्पेस है। 3 परपेंडिकुलर सरफेस है, 1 2 और 3, इनके बीच में यहाँ पे है, तो एक तरह से सॉलिड एंगल ये होगा, बीच अंदर वाला जो जा रहा है वो कितना होगा वो हम ज्योमेट्री से देखना पड़ेगा। अभी हमने किस तरह से करा था, इसको इंटरनल पॉइंट मान ले, तो इंटरनल पॉइंट इस तरह से मानेंगे कि बाकी सरफेस भी हम इस तरह से ही ले सिमेट्रिक। तो इस तरह से एक क्यूब यहाँ पे है तो एक पास में और रख दिया, एक इस तरफ और एक पीछे, तो टोटल एक ही प्लेन में 4 क्यूब हो सकते हैं। लेकिन ये कॉर्नर पे है तो अभी पूरा ढकेगा नहीं, ऊपर से खुला रह गया, तो ऊपर भी 4 क्यूब मान लिए। तो टोटल में ये मान सकता हूँ कि इस तरह से जैसे एक क्यूब है, इस तरह से 7 और क्यूब्स आके इस पॉइंट को सिमेट्रिकली ढक देंगे। तो टोटल 8 क्यूब्स एक जैसे हैं वो मिलके, अब ये पॉइंट उनके लिए इंटरनल हो गया, तो इस इंटरनल पॉइंट पे 8 क्यूब्स मिला के 4 पाई स्टेरेडियन बना रहे हैं। तो एक क्यूब कितना बनाएगा 4 पाई अपॉन 8 पाई बाई 2 स्टेरेडियन। अगर ये पॉइंट यहां पे होता है किसी एक साइड पे, ये एक साइड है कॉर्नर यहाँ पे हो गया, अब ये क्यूब इस पॉइंट पे कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, तो हमको क्या करना है, इसको इंटरनल पॉइंट बनाना है। तो इसको ढकने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरह से एक क्यूब इसके पास में रख दिया और 2 क्यूब इस तरह से पीछे रख दिए, तो यहाँ पे 4 क्यूब मिला के यहाँ पे इसको टोटल एनक्लोज कर लेंगे। तो 4 क्यूब्स की वजह से मिलके टोटल एंगल यहाँ पे है 4 पाई स्टेरेडियन, तो एक क्यूब की वजह से कितना होगा पाई स्टेरेडियन। तो इस तरह से जिस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम क्या करेंगे, सिमेट्रिकली एनक्लोज करते हैं, फिर एक की वजह से हम सॉलिड एंगल